हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हुक्म सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर 12 पढ़ेंगे, जिसमें हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, हमने पिछले लेक्चर में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया को पढ़ा था। दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को आपको पढ़ाने वाला हूं। आप इसका फ़ायदा उठाइए, इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए यूपीएससी तक भी कवर करेगी। इसके बाद एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, हर किसी में आपको फ़ायदा देगी। तो आप इसको रेगुलरली फॉलो करते रहिए। तो चलिए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं इंडिया के, मैं उनका थोड़ा आपको ओवरव्यू देता हूँ। मेनली जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कौन कौन से? देखिए, जो उड़ीसा की चिल्का लेक से लेके आंध्र प्रदेश की कोलेरू लेक तक का जो एक्सटेंशन है उसको बोलते हैं हम उत्कल प्लेन्स, उत्कल कोस्टल प्लेन्स। ठीक है। और कोलेरू लेक से लेके आंध्र प्रदेश की ही पुलिकट लेक तक का जो एक्सटेंशन है उसको बोलते हैं हम नदन सरकार्स या फिर आंध्रा कोस्ट। ठीक है। और पुलिकट लेक से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक का जो एक्सटेंशन है उसको बोलते हैं हम कोरोमंडल प्लेन्स। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। मेनली हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? उत्कल कोस्ट, नदन सरकार्स या आंध्रा कोस्ट, तीसरा कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है। देखिए, आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं उत्कल कोस्ट, नदन सरकार्स और तीसरा कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है। देखिए, जो ईस्ट कोस्ट है इंडिया का, वो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में लाई करता है। ठीक है। ये जो हमारा गंगा डेल्टा है वहाँ से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये जो डेल्टाज हैं, इट इज़ मार्क्ड बाय द महानदी रिवर और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर। ये 4 डेल्टाज आपको फेमस इस ईस्ट कोस्ट वाले एरिया में मिलेंगे। ठीक है। जो चिल्का लेक और पुलिकट लेक है, दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ द लेगून्स। यहाँ का जियोग्राफिकल फीचर है लेगून। दोस्तों, जो हमारा मेन सी होता है उससे एक स्मॉल वाटर बॉडी का अलग होना, ये कहलाता है हमारा लेगून। ठीक है। देखिए, आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं जो हमारा उत्कल प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक मैंने आपको बताया था, चिल्का लेक से लेके कोलेरू लेक तक। उसके बाद नदन सरकार्स कहाँ से कहाँ तक? कोलेरू लेक से पुलिकट लेक तक। उसके बाद कोरोमंडल कोस्ट कहाँ से कहाँ तक? पुलिकट लेक से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, इनकी जो एक्सटेंशन है सुवर्ण रेखा कह सकते हैं हम। स्वर्ण रेखा जो कि हमारे उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर पे है, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक इनका एक्सटेंशन है। जो ये प्लेन्स हैं, इनका मेजर पार्ट है दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ द अलूवियल फिलिंग्स। दोस्तों, इसका मतलब है कि जो हमारे रिवर्स के द्वारा सेडिमेंट्स बहाकर लाए गए, उनके द्वारा जो प्लेन्स बने हैं, ये वो ही प्लेन्स हैं। इनका जो मेजर पार्ट है दैट इज़ ऑफ द अलूवियम टाइप। ठीक है। ऑफ द लिटोरल जोन। अब ये लिटोरल जोन क्या है? देखिए, ये जो हमारा सी शोर वाला हिस्सा होता है, किसी भी सी के, किसी भी रिवर के, किसी भी लेक का जो किनारे वाला हिस्सा होता है, जहाँ पे शैलो वाटर्स होते हैं, कम गहराई वाला जो पानी होता है, उस एरिया को हम बोलते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा वाटर लेवल है और इस तरीके से इसकी गहराई बढ़ती जा रही है और ये हमारा वाटर बेड है, यानी सी बेड कह सकते हैं अगर हम सी का एग्जांपल लें तो, यानी कि ये बिल्कुल बेस है। तो कम गहराई तक मान लेते हैं, यहाँ तक जो हमारा ये वाला एरिया है, इसको बोलेंगे हम लिटोरल जोन। यहाँ पे सनलाइट की डायरेक्ट एक्सेस होती है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। यहाँ पे आपको लैंड मास भी मिलेगा थोड़ी गहराई में। और जो हमारे जो ये लेक का जो पानी है या सी का जो पानी है, यहाँ से जो टाइड्स आती हैं, उनके द्वारा न्यूट्रिएंट्स बहाकर लाए जाते हैं और यहाँ पर इकट्ठा कर दिए जाते हैं। तो कह सकते हैं ये न्यूट्रिएंट रिच एरिया होता है। दूसरा, यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्टेब्रेट्स मिलेंगे, जैसे कि फ्रॉग्स, स्नैक्स एट्सेट्रा। और यहाँ पे आपको सबमर्ज्ड और सेमी सबमर्ज्ड
प्लांट्स मिलेंगे। सबमर्ज का मतलब होता है दोस्तों जो कम्प्लीटली पानी के अंदर डूब जाते हैं, जो प्लांट्स जो कम्प्लीटली पानी के अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं हम सबमर्ज्ड, और जो पानी से ऊपर निकले रहते हैं उनको बोलते हैं हम सेमी सबमर्ज्ड प्लांट्स। तो इस एरिया को हम बोलते हैं जहाँ पर सैलो वाटर्स होते हैं, यानी बिल्कुल किनारे वाला सीशोर वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं हम लिटोरल जोन। आई होप आपको क्लियर है। देखिए यहाँ का जो जियोग्राफिकल फीचर है, यहाँ पे बहुत लार्जेस्ट आपको डेल्टाज मिलेंगे, जैसे कि महानदी का डेल्टा उड़ीसा में, गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा आपका आंध्रा में, और कावेरी का डेल्टा तमिलनाडु में। ठीक है। देखिए जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं उनके कंपैरिजन में ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। इनकी जो एवरेज विड्थ देखें दैट इज़ 120 किलोमीटर, जो कि हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थे उनसे कहीं ज़्यादा है। देखिए मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थे उनकी एवरेज विड्थ कितनी थी, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई भी थी। ठीक है। जो ये प्लेन है इसमें महानदी और कृष्णा रिवर्स जो हैं उनके बीच वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं हम नदन सरकार्स, अगर हम रिवर्स के हिसाब से देखें तो, और कृष्णा रिवर से लेके कावेरी रिवर्स के बीच का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं हम कार्नेटिक। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो ईस्टर्न कोस्ट है उसको हम मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? उत्कल कोस्ट, जो कि मैंने आपको बताया चिल्का लेक से लेके कोलेरू तक का जो हिस्सा है। इसके बाद आंध्रा कोस्ट, जो कि मैंने आपको बताया कोलेरू से लेके पुलिकट लेक तक का जो हिस्सा है। इसके बाद लास्ट वन इज द कोरोमंडल कोस्ट दैट लाइज बिटवीन द पुलिकट लेक टू कन्याकुमारी। ठीक है। देखिए उत्कल प्लेन्स मेनली उड़ीसा के एरिया में आपको मिलेंगे, और यहाँ पे वर्ल्ड फेमस महानदी का डेल्टा भी मिलेगा। देखिए इसके बाद ये इसी एरिया में चिल्का लेक है, और ये बहुत ही फर्टाइल एरिया है। ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, ये जो उत्कल वाला प्लेन है दैट लाइज इन दी उड़ीसा, और यहाँ पे महानदी का डेल्टा मिलेगा आपको। ठीक है। यहाँ का जो मोस्ट जियोग्राफिक फीचर है दैट इज चिल्का लेक, जो कि एक लेगून है। लेगून के बारे में मैंने आपको बता ही दिया क्या होती है। ठीक है। इट इज़ द बिगेस्ट लेक ऑफ द कंट्री एंड इट्स एरिया वेरीज फ्रॉम, देखिए विंटर के सीजन में इसका जो एरिया है वो लगभग 780 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास रहता है, बट ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स, यानी मानसून के टाइम पर जब बारिश बढ़ जाती है तो इसका एरिया भी बढ़ जाता है, एंड दैट एक्सपेंडेड अप टू 1144 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। जो हमारी चिल्का लेक है इसके साउथ में आपको लो लाइंग हिल्स मिलेंगी। इसके बाद देखते हैं हम आंध्रा कोस्ट, जिसको हम नदन सरकार्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, इसका जो एक्सटेंशन है वो कोलेरू लेक से लेके पुलिकट लेक तक का एक्सटेंशन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा उत्कल प्लेन्स हैं उनके साउथ में जो हमारी पुलिकट लेक है वहाँ तक इनका एक्सटेंशन है। ठीक है। यहाँ पे आपको श्री हरिकोटा आइलैंड मिलेगा, जहाँ पे इसरो का लॉन्चिंग पैड भी है। ठीक है। यहाँ का जो सिग्निफिकेंट फीचर है इस प्लेन का दैट इज़ डेल्टा फॉर्मेशन, जो कि मैंने बताया आपको आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा रिवर के फेमस डेल्टाज मिलेंगे आपको। अगर ये दोनों डेल्टा मर्ज हो जाते हैं, मर्ज होने पे ये बहुत लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है। देखिए कंबाइंड डेल्टा हैज़ एडवांस्ड अबाउट 35 किलोमीटर के, लगभग 35 किलोमीटर तक ये सी की तरफ एडवांस कर गए हैं, सी की तरफ मूव कर गए हैं ये दोनों कंबाइंड डेल्टा। ठीक है। जिसका हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, जो कोलेरू लेक है पहले कभी लेगून हुआ करती थी, अभी ये लगभग सी से मिली हुई है, जिसको हम कह सकते हैं कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। देखिए कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस के बारे में मैं इसी लेक्चर में आगे आपको बताऊंगा, बाकी मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको थोड़ा ओवरव्यू इसका दिया था। ठीक है। जो ये प्लेन्स हैं यहाँ पे आपको बहुत कम हार्बर्स मिलेंगे, कुछ एक्सेप्शनल हैं जैसे कि विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम हार्बर्स इसी कोस्ट पे लोकेटेड हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लास्ट में तमिलनाडु कोस्ट, या फिर इनको हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि लगभग 675 किलोमीटर के लेंथ में फैले हुए हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया पुलिकट लेक से लेके कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं अलोंग द कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। ठीक है। अगर इनके एवरेज विड्थ की बात करें दैट इज़ 100 किलोमीटर,
बट यहाँ का जो इम्पोर्टेंट फीचर है ऑफ दिस प्लेन इज़ द कावेरी डेल्टा। जो कावेरी डेल्टा है वहाँ पे जो हमारे ये प्लेन्स हैं इनकी विड्थ बढ़ जाती है अप टू दी 130 किलोमीटर। देखिए वैसे एवरेज देखें तो हम 100 किलोमीटर है, बट एट द प्लेस ऑफ कावेरी डेल्टा दिस इंक्रीजेज अप टू 130 किलोमीटर वाइड। ठीक है, यहाँ का जो एरिया है दैट इज़ वेरी फर्टाइल रीजन बाय द एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसलिए जो हमारा कावेरी डेल्टा वाला एरिया है इसको हम ग्रीनरी ऑफ द साउथ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जो कावेरी डेल्टा है उसको हम ग्रीनरी ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए अब आप समझिए कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस और सबमर्जेंस क्या होती है। देखिए जो हमारे मान सी के किनारे या तो लैंड मास या हिल्स का बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाना और जो सी लेवल है उसका बहुत कम हो जाना, उसी को बोलते हैं हम कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। और इसके जस्ट अपोजिट यानी कि हमारा लैंड मास का वाटर के अंदर सबमर्ज हो जाना और हमारा सी लेवल का राइज कर जाना, अप कर जाना, इसी को बोलते हैं हम कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। आई होप आपको क्लियर है। तो हमारा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है यहाँ पे आपको पूरी तरीके से इमरजेंस मिलेगा, यानी कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस है। बट जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पे आपको इमरजेंस और सबमर्जेंस दोनों मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा केरला वाला यानी कि जो मालाबार कोस्ट है वो है हमारा कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस, और जो हमारा कोंकण कोस्ट है दैट इज़ दी कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। ठीक है, देखिए जो कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस है इज फॉर्म्ड किसके द्वारा, आइदर बाय अपलिफ्ट ऑफ द लैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, यानी या तो लैंड मास का ऊपर उठना या फिर और बाय लोअरिंग द सी लेवल, यानी या फिर सी लेवल का कम होना। कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस इज एन एग्जैक्ट अपोजिट केस। अपोजिट केस बोले तो यानी कि या तो लैंड मास का नीचे वाटर सी लेवल के नीचे सबमर्ज हो जाना और सी लेवल का ऊपर उठ जाना, इसी को बोलते हैं हम कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बार्स, स्पेट्स, लैगून्स, साल्ट मार्सेज, बीचेज, सी क्लिप्स एंड आर्चेज ये सब मिलेंगे। देखिए इनके बारे में मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। अगर मैं इनके बारे में बताने लगूंगा तो ये अलग से एक टॉपिक है और इनमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं कभी आगे आने वाले लेक्चर में इनको डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो हमारा ईस्ट कोस्ट वाला हिस्सा है इंडिया का, मैंने आपको बता ही दिया, वो हमारा कम्प्लीटली कोस्ट ऑफ इमरजेंस का एग्जाम्पल है। और जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे आपको कोस्ट ऑफ इमरजेंस भी मिलेगा और सबमर्जेंस भी मिलेगा। ठीक है, देखिए नदर्न पोर्शन ऑफ द कोस्ट इज सबमर्ज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फाल्टिंग। फाल्टिंग दोस्तों मैंने बताया आपको, जो फाल्टिंग होती है यानी जो हमारा लैंड मास है उसमें क्रैक्स पड़ जाने से। वो क्रैक्स किस वजह से पड़ सकते हैं, या तो टेक्टोनिक्स की वजह से पड़ सकते हैं या फिर अर्थक्वेक्स की वजह से पड़ सकते हैं। तो यानी कि जो लैंड मास में क्रैक्स पड़ जाने की वजह से यानी फाल्टिंग की वजह से जो हमारा नदर्न पोर्शन है दैट इज़ सबमर्ज्ड, और जो हमारा सदर्न पोर्शन है दैट इज़ द यानी कि केरला कोस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इमरजेंट कोस्ट, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ही था मैप में। ठीक है, अब देखिए कोरोमंडल जो कोस्ट है उसको हम तमिलनाडु कोस्ट भी बोलते हैं, वो कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस है। इसके बाद जो मालाबार कोस्ट है वो भी कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस है, जो केरला कोस्ट है। बट जो सबमर्जेंट वाला कौन सा है, केवल कोंकण कोस्ट। जो कोंकण कोस्ट है, जो महाराष्ट्र और गोवा वाला कोस्ट जिसको हम कह सकते हैं दैट इज़ कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। ये आपको पता होना चाहिए। हम इसको कॉन्क्लूड करें तो जो हमारा कोंकण वाला कोस्ट है केवल वो ही एरिया कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस है, बाकी सब चाहे वेस्ट में हो चाहे ईस्ट में हो दैट इज़ द कोस्ट ऑफ इमरजेंस। ओके, देखिए अगर हम हमारे जो कोस्टल लाइंस हैं, जो कोस्ट लाइन है इंडिया की, जो कोस्टल प्लेन्स हैं, उनकी अगर हम सिग्निफिकेंस देखें, उनकी इम्पोर्टेंस देखें, उनका महत्व देखें, तो ये मैंने आपको बता ही रखा है पहले, ये लगभग 75 से 16.6 किलोमीटर तक इंडिया की कोस्ट लाइन है, इंक्लूडिंग जो हमारे आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप।
ठीक है। अगर हम इनको एक्सक्लूड कर देते हैं तो हमारा जो कोस्ट लाइन बचती है दैट इज़ 6100 किलोमीटर। ठीक है। एज ए रिजल्ट the areas that are covered under the Indian coastline enjoy a favorable climate with no extreme temperature which is ideal for human development। देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ही फेवरेबल मिलेगा, यहाँ पे जो रहने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी इन एरिया में। ठीक है, जो कोस्ट लाइन्स वाले एरिया हैं। देखिए अगर हम इनके कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ इम्पोर्टेंस देखें तो ये जो एरिया है ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल मिलेगी यहाँ पे, जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। दूसरा यहाँ पे बहुत कुछ बिग, कुछ स्मॉल पोर्ट्स मिलेंगे जो कि जो आउट ट्रेड के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। इसके बाद आपको बहुत ही लार्ज मात्रा में डिपॉजिट्स मिलेंगे मिनरल ऑयल्स के इन्हीं कोस्टल प्लेन्स में। ठीक है। इसके बाद ये फिशिंग के लिए बहुत ही यूजफुल एरिया है जो कि एक ऑक्यूपेशन का काम भी करता है लोगों के लिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको मैरीन इकोसिस्टम मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी एस्चुरीज मिलेंगी, लेगून्स मिलेंगे, ग्रेट टूरिज्म को अट्रैक्ट करती हैं ये सब चीज़ें। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दैट। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।